हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बारिश की रात की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बारिश की रात की कहानी। किसी शहर में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन आरती और उसके कॉलेज की लड़कियां पिकनिक मनाने के लिए घने जंगल में जाने का फैसला करती हैं। फिर वो सभी लड़कियां पैसे इकट्ठे करके एक प्राइवेट बस बुक करा लेती हैं और संडे की सुबह खाने पीने का सामान लेकर वो सभी बस में सवार हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद बस जंगल की ओर रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही बस जंगल के करीब पहुंचती है कि तभी अचानक ड्राइवर को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और वो बस एक झटके के साथ रोक देता है। अचानक ड्राइवर के इस बर्ताव से आरती और उसकी सहेलियों को बड़ी हैरानी होती है। क्या हुआ अंकल, आप बस क्यों रोक दी? सब ठीक तो है ना? बेटा, पता नहीं क्यों इस जंगल की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे कुछ अजीबोगरीब एहसास हो रहा है। साथ ही मुझे बहुत डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही है। ड्राइवर अंकल, ये आपका वहम है, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। लगता है रात को आप ठीक तरह की नींद नहीं कर पाए, इसीलिए अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। चलिए जल्दी से बस चलाइए, जंगल में पिकनिक मनाने के बाद शाम को हमें वापस भी जाना है। उसके बाद ड्राइवर सारी बातें नजरअंदाज करके बस को जंगल के बीचों बीच ले जाता है। तभी लड़कियों को एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। बस बस अंकल, यहीं पर बस रोक दीजिए, पास ही में एक झरना है, हम सभी लड़कियां वहीं जाकर एंजॉय करेंगी। और ठीक है बेटी, यहीं पर तुम सबका इंतजार करूंगा मैं। उसके बाद सभी लड़कियां खाने का सामान लेकर झरने के पास पहुंच जाती हैं। फिर वो सभी मिलकर झरने के पानी में खूब नहाती हैं और उसके बाद मजे से धूप सेकती हुई खाना खाने लगती हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, लगता है यहाँ इसी तरह के और भी झरने मौजूद है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें जंगल के और अंदर जाकर देखना चाहिए। मैंने सुना है जंगल में एक जादुई गुफा भी है जिसके अंदर ढेर सारा खजाना दबा है। कोमल की बात सुनकर सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लगता है आजकल तो बच्चों की फिल्में कुछ ज्यादा ही देखती है। अरे बेवकूफ, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब हमारे मन का वहम है। देखो झरने के उस पार सुंदर पेड़ों का बहुत बड़ा बगीचा है, चलो वहां चलते हैं। फिर सभी लड़कियां झरने के पानी को पार करके बगीचे में पहुंच जाती हैं। इस तरह एक एक कर सभी लड़कियां जंगल के अलग अलग जगहों पर जाकर घूमना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। देखो शाम होने वाली है, हमें वापस बस के पास पहुंचना होगा, चलो चलते हैं। फिर थोड़ी देर में सारी लड़कियां बस के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें बस का ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं देता। अरे अचानक ड्राइवर अंकल कहाँ चले गए? आरती ड्राइवर को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ सूरज पूरी तरह डूब चुका था, इसीलिए चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। ये देख सभी लड़कियां घबराने लगती हैं। अब तो काफी अंधेरा भी हो गया, लेकिन अब तक ड्राइवर अंकल वापस क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तूने सही कहा, चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। अगर यहाँ आदमखोर जानवर आ गए तो हमारा क्या होगा? चलो हमें बस के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए, शायद थोड़ी देर में ड्राइवर अंकल वापस आ जाएं। फिर वो सभी लड़कियां बस के अंदर बैठ जाती हैं, लेकिन तभी अचानक बस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वही तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बात से घबराकर सभी लड़कियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर हमारी बस पर कहाँ से गिर रहे हैं? ऊपर से ये बारिश भी शुरू हो गई। जंगल का ये खौफनाक नजारा देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी एक बुढ़िया हाथ में छाता लिए वहां आ जाती है। अचानक उस बुढ़िया को देख सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे ड्राइवर को शहर वाली सड़क की ओर भागते हुए देखा है।
लगता है वो जंगल के बुरे शक्तियों से बुरी तरह घबरा कर यहाँ से भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर आरती और उसकी सहेलियों के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम इस जंगल से बाहर कौन ले जाएगा? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम सभी को सही सलामत शहर जाने वाली बड़ी सड़क तक पहुंचा दूंगी। लेकिन इस बारिश में जंगल का सफर करना ठीक नहीं होगा। ऊपर से बुरी शक्तियों के असर के कारण इस जंगल की बारिश 7 बड़े बड़े पत्थर भी गिरते हैं। इसीलिए तुम सभी मेरे साथ मेरे पास वाली गुफा में चलो। लेकिन सामने कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सभी बुढ़िया की बात मानकर उसके साथ एक गुफा में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो बुढ़िया सभी लड़कियों को खाने के लिए ढेर सारे फल देती है। लेकिन जैसे ही वो लड़कियां फल खाने के लिए अपना मुंह खोलती हैं कि तभी वहाँ ड्राइवर आ जाता है। और ठहर जाओ, ये कोई फल नहीं है, ये फल कोई नहीं खाएगा। बुढ़िया एक खतरनाक तांत्रिक है, जल्दी से उन फलों को फेंक दो। ड्राइवर की बात सुनकर सभी लड़कियां फौरन फल को फेंक देती हैं। उसके बाद ड्राइवर लोहे की रॉड से तांत्रिक बुढ़िया पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक वो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। ये देख सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद ड्राइवर उन सभी लड़कियों को बस में बैठाकर उन्हें जंगल से बाहर ले जाता है। तो आपने देखा दोस्तों बारिश की रात की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में पड़ने पर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। साथ ही जल्दबाजी में किसी अजनबी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, वरना हमें पछताना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। कुशीनगर नामक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका की माँ घर संभालने वाली एक संस्कारी औरत थी, लेकिन दूसरी तरफ राधिका के पिताजी को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिस वजह से वो अपनी तनख्वाह के ज्यादातर पैसे शराब में उड़ा देते थे। सुनिए जी, मेहरबानी करके आप अपने शराब की आदत छोड़ दीजिए। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अगर वो रोज आपको शराब पीते देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, जरा इस बारे में सोचिए। और देख सुमित्रा, मैं सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ शाम को आराम करने के लिए। अगर मैं जरा सी शराब भी पी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी मैं अपने पैसों से शराब खरीद कर पीता हूँ। तेरे मायके वाले मुझे पैसे नहीं भेजते, समझ गई ना। और हाँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल हट यहाँ से। इस तरह सुमित्रा को भला बुरा कहकर रमाकांत कमरे में सोने चला जाता है। धीरे धीरे रमाकांत जरूरत से ज्यादा पैसे शराब के पीछे खर्च करने लगता है, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। साथ ही रमाकांत के ऊपर बहुत सारा कष्ट चढ़ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद फीस ना भरने के कारण राधिका का नाम कॉलेज से काट दिया जाता है। इस बात से राधिका बहुत दुखी होती है, लेकिन सुमित्रा किसी तरह उसे समझा बुझाकर शांत कर देती है। दूसरी तरफ रमाकांत अपना कर्ज चुकाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगता है। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात कामिनी नाम की एक अमीर औरत से होती है। बुरी होने के साथ साथ कामिनी एक जालसाज और धीरे धीरे कामिनी रमाकांत को अपने प्रेम के जाल में पूरी तरह फंसा लेती है। उधर जब इस बात का पता सुमित्रा को चलता है तो वो कामिनी के घर जाकर उसे भला बुरा कहकर अपने पति से दूर रहने की हिदायत देती है। सुमित्रा की बातों से कामिनी बुरी तरह चिढ़ जाती है। फिर एक दिन, सुनो रमाकांत, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी और तुम्हें हर महीने खर्च के लिए लाखों रुपए दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी बदतमीज पत्नी को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी।
रमाकांत को सुमित्रा से जरा भी लगाव नहीं था, इसीलिए वो फौरन कामिनी की बात मान जाता है। फिर एक दिन रमाकांत सुमित्रा को एक बड़े झरने के पास घुमाने लेकर जाता है और मौका देखकर उसे ऊंचाई से नीचे पानी में धकेल देता है। नीचे एक बड़े पत्थर से टकराकर सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पैसों के लालच में अंधा रमाकांत अपनी बेटी राधिका की परवाह किए बिना कामिनी से शादी करके उसके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे राधिका की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पास खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचते। पर आखिरकार मजबूर होकर राधिका सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। फिर एक दिन राधिका सड़क पर घूम रही थी कि तभी उसे घर के सामने बड़ा शामियाना लगा हुआ दिखाई देता है। राधिका खाना मिलने की आस के लिए उसके घर के पास पहुंच जाती है। सुन लड़की, अगर तुझे खाना चाहिए तो यहाँ आए मेहमानों के झूठे बर्तन साफ कर, उसके बाद मैं तुझे पेट भर खाना खिलाऊंगी। राधिका फौरन उसकी बात मान लेती है और वहाँ झूठे बर्तन साफ करने लगती है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद उस घर की मालकिन लोगों का बचा हुआ झूठा खाना एक प्लेट में डालकर राधिका के सामने रख देती है। ये देख, मैं तुझे कितना सारा खाना दे रही हूँ, चल जल्दी से सारा खाना खाकर इस प्लेट को भी साफ कर दे। लेकिन मेम साहब, ये तो लोगों का झूठा खाना है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है। भीख मांगने वाली 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है, चल निकल जा यहाँ से। उसके बाद वो औरत राधिका को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। लाचार राधिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मरने के बाद सुमित्रा एक चुड़ैल बन जाती है और राधिका की खोज में इधर उधर भटकने लगती है। फिर एक दिन फुटपाथ पर राधिका उसे भीख मांगती हुई दिखाई देती है। अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देख सुमित्रा से रहा नहीं जाता। उस जालिम आदमी ने दौलत के लालच में पड़कर मेरी जान ले ली और मेरी इस मासूम बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सुमित्रा रमाकांत को ढूंढती हुई कामिनी के घर पहुंच जाती है। उस वक्त दोनों मजे से स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। ये देख सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति से उन दोनों को रस्सियों से बांधकर उन्हें घर से बाहर ले जाती है। फिर सुमित्रा उन दोनों को सड़क पर घसीटना शुरू कर देती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, जल्दी कोई हमें बचाओ वरना ये हमें मार डालेगी। फिर सुमित्रा उन दोनों को राधिका के सामने ले जाकर पटक देती है। ये देखो, तुम दोनों की वजह से मेरी मासूम बेटी सड़क पर भीख मांग रही है, अब मैं तुम दोनों की सारे जुल्म का हिसाब बराबर करूंगी। ये सुनकर रमाकांत और कामिनी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और सुमित्रा के सामने गिड़गिड़ाकर उसे अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सुमित्रा उन दोनों को माफ नहीं करती और दोनों उसको उसी झरने की ऊंचाई से नीचे फेंक देती है जहां से रमाकांत ने सुमित्रा को ढकेल कर मारा था। नीचे गिरते ही दोनों बड़ी चट्टान से टकराकर मर जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा कामिनी के घर में रखे सारी दौलत अपनी बेटी राधिका को सौंपकर वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों डायन माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।